तो गाइज अब बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक सेल की। पिछले वीडियो में जो अपन ने बात की थी वो बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल की और कुछ ओवरव्यूज़ देखे थे अपन ने कंप्लीट सेल के बारे में। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या है, अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के जितने पॉइंट्स हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा नीट में, और बोर्ड्स के लिए भी ये सफिशिएंट है। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं अब। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है देखिए आप, बेसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ऐसे बहुत सारे जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अपने को पता था सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता था, एक राइबोसोम था जो दोनों में कॉमन पाया जाता था, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं था। यूकैरियोटिक सेल में देखो और क्या क्या है, द यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाइस। अब आप अपने को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल एक मोनेरा ग्रुप एक अलग होता है, और प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंजाई, एनिमिलिया ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। इन सब में क्या होता है, ये सब यूकैरियोटिक सेल होती है। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल में क्या होती है, लार्ज वैक्यूल होती है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल। जो सेंट्रियोल होता है वो अपन ने देखा था किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ये एनिमल सेल में ही होता है। प्लांट मतलब मैक्सिमम प्लांट सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और राइबोसोम, वो जो इसमें राइबोसोम होते हैं वो एटीएस होता है, और किस में पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। और रफ ईआर के ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं, वो भी एटीएस होते हैं। इसकी सब यूनिट अपने को याद रखनी है। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40s होगी, और जो लार्ज सब यूनिट होगी वो कौन सी होगी, 60x होगी गाइस। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में, मतलब यूकैरियोटिक सेल के जो अंदर की चीज़ें जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बल्कि एनिमल सेल में वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, भारी परत जो होती है, भारी स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। एक बार आप ये मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अपन थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं अपन, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी का है, और ये जो है ये प्लांट सेल है। ये कौन सी है, प्लांट सेल। अब देखो प्लांट सेल में बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ देखें अपन, तो बाहर की तरफ देखो क्या है, आपको दिख रही होगी, ये तो क्या है, सेल वॉल है। ये देखिए सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल। और इसके बाहर जो इसकी एक और जो परत है वो क्या होगी, सेल, ये सेल वॉल है, और इसके अंदर की परत क्या होगी, एक सेल मेम्ब्रेन, वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। और देखो इसमें पेरोक्सिसम होता है, ये पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है, ये जितना भी साइटोप्लाज्म है। और ये देखो प्लांट सेल में एक और चीज़ है कि ये जो अपन ने बात की है वैक्यूल्स, देखो वैक्यूल्स बहुत लार्ज है इसमें। बल्कि अभी आपको एक बार मैं एनिमल सेल के बारे में दिखाता हूँ। ये देखो एनिमल सेल में क्या हुआ, ये देखिए जो एनिमल सेल में है वैक्यूल्स क्या है, देखो इसमें वैक्यूल्स नेक के बराबर है इसमें अगर देखोगे तो। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, देखो तो सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल भी देखो, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर याद रखना ये है। पेरोक्सिसोम अभी अपन ने देखा था प्लांट सेल में भी है, और एनिमल सेल में भी ये लाइसोसोम हो गया, और ये राइबोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसमें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई इसमें, जो न्यूक्लियस से देखो एसोसिएटेड है। न्यूक्लियस की जो भारी मेम्ब्रेन है उससे एसोसिएटेड होती है आर। तो इसके बारे में याद रखना अपने को। ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये देखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही, ये कुछ माइक्रोविलाई हो गई इसके ऊपर, ये गोल्जी अपरेटस हो गया, ये स्मूथ रेटिप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये स्मूथ वाली हो गई एसईआर। अब एसईआर क्या है, देखो एसईआर के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इस वजह से इसको स्मूथ बोलते हैं। इसको रफ क्यों बोलते हैं, रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, देखो राइबोसोम्स होते हैं। ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया अपना, ये वाला ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गई इसके अंदर, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगी ये वाली, जो एक्टिव आरएनए सिंथेसिस करती है, अपने को ये पता है। ठीक है। तो और ये मतलब ये अपने को थोड़ा सा डायग्राम ध्यान में रखना है। ये डायग्राम जैसे प्लांट सेल का हो गया, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। ये मिडिल लेमिला हो गया इसके अंदर, ये मिडिल लेमिला हो गया, ये ध्यान में रखना है अपने को। ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गई, ये वाली चीज़,
ये देखो इसमें भी गोल्जी ऑपरेटर से दोनों में कॉमन है। ये न्यूक्लियोलस हो गई, ये जो देखिए ये देखिए ये न्यूक्लियोलस हो गई यहाँ पे, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। तो ये चीज़ें है इसमें, ये ध्यान रखना है अपने को, ये डायग्राम्स। और ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे ओवरव्यू। जो टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है ये देखो कितने 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो कितना होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। ये PPL लो, ये एक तरह से माइक्रोप्लाज्मा ही होते हैं, ये अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये वायरसेस का अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होते हैं ये, तो इसका भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सब है। और ये जो मैंने मतलब डायग्राम से आपको दिखा दिया, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन अभी पूरे कवर कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, अब आगे के अपन आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। अब देखो सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे फेमस मतलब एक बोल सकते हैं कि जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। अब देखो केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी पे किया था। जो केमिकल स्टडीज थी वो ह्यूमन आरबीसी पे की गई थी। अब इसमें देखो इनेबल्ड साइंटिस्ट टू रिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोस्ट। सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है, देखो मेनली जो कंपोस्ट होती है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। उसमें भी मेनली क्या है फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के बारे में अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, वह डिटेल में फॉस्फोलिपिड के बारे में अपन जानेंगे। ये ड्राइव्ड लिपिड होती है, ध्यान रखना फॉस्फोलिपिड जो होती है। फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ पोलर हेड। देखो जो फॉस्फोलिपिड होता है कंसिस्ट ऑफ पोलर हेड होता है, उसके अंदर एक जो बाहर की तरफ होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ होता है, एंड नॉन पोलर टेल जो हाइड्रोफोबिक होती है वो किधर होती है इनर साइड। मतलब बाहर की तरफ तो क्या होता है पोलर हेड होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है नॉन पोलर टेल होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है, वो इनर साइड होती है। और ह्यूमन आरबीसी में ये स्पेशल अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आरबीसी में 52% तो प्रोटीन की मिलकर बनी होती है और 40% क्या होती है उसके अंदर लिपिड। ये डाटा अपने को याद ही रखना है, अब देखिए आगे बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो या तो इंटीग्रल अंदर धसी हुई होगी या फिर पेरिफेरल मतलब बाहर के ऊपर तैर रही होगी। तो फिर देखो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो बोलता है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया था बाय सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था 1972 में, 1992 में दिया था है। अब देखो मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है, याद रखना अपने को। मैनी मोलिक्यूल कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो ट्रांसपोर्ट पैसिव भी हो सकता है एक्टिव भी हो सकता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या किसी भी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ अपने आप, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब देखो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको अपन स्पेशली क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस, इनको ध्यान में रखना है। मैनी मोलिक्यूल रिक्वायर एनर्जी। जो मैनी मोलिक्यूल होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए अपने उसको क्या बोलेंगे अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। जैसे लाइक सोडियम पोटेशियम पंप, ये अपने क्या होता है मतलब न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है कि 3 सोडियम बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ, तो इसमें इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें अपने को एनर्जी की ज़रूरत ट्रांसपोर्ट एकमात्र ऐसा ट्रांसपोर्ट एनर्जी ज़रूरत होती है। ये क्या होता है मतलब एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट जाता है जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये देखिए आगे बात करते हैं अपन। देखो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द क्वांटिटी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। जो लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वांटिटी फ्लूइड नेचर होता है इसका। इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ इन द ओवरऑल बाइलेयर। द एबिलिटी टू मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज ए फ्लूइडिटी। जो अपना इसमें बात कर रहे हैं कि द एबिलिटी टू मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज ए फ्लूइडिटी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पोलर मोलिक्यूल
कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मोलिक्यूल है, क्योंकि अभी देखो लिपिड कैसी होती है, ये नॉन पोलर होती है, और ये क्या है, बाइलेयर, ये दोनों फॉर्म में बनी रहती है। तो जो पोलर मोलिक्यूल है वो पोलर पोलर को जाने देगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को जाने देगा। अगर लिपिड नॉन पोलर है तो पोलर मोलिक्यूल को पास नहीं होने देगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और बात करते हैं, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। ये याद रखना है अपने को। जो लिपिड का जो फ्लूइड नेचर होता है वो किस किस में हेल्प करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन के लिए, सीक्रेशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है ये।